हाय गाइस, वेलकम टू नेक्स्ट इंडिया। आज है 7 जुलाई 2021 और 7 जुलाई 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे के सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे तथा प्रत्येक क्वेश्चन से रिलेटेड हम इम्पोर्टेंट फैक्ट भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट तथा शेयर करना न भूलें। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। सब्सक्राइब बटन के बगल में दिए गए बेल आइकन को जरूर प्रेस कर ले ताकि हमारे तरफ से आने वाले सभी अपडेट्स यानी पर डे का अपडेट्स आपको जल्दी मिल जाए। तो दोस्तों, आप वीडियो को पूरा अंत तक देखिए। अंत में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। चलिए दोस्तों, यदि आप इस वीडियो का पीडीएफ फाइल पाना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर ले। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर जाए तथा लिंक पर क्लिक करके चैनल को ज्वाइन कर ले तथा सारे के सारे पीडीएफ वहां पर अवेलेबल है। आपको सारे के सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, वो भी एक साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, डेट से रिलेटेड पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व जूनोज दिवस कब मनाया गया है? तो हाल ही में कल ही के दिन यानी 6 जुलाई को विश्व जूनोज दिवस मनाया गया है। विश्व जूनोज दिवस यानी वर्ल्ड जूनोज डे हर साल 6 जुलाई को जूनोटिक रोगों के जोखिम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए विश्व जूनोज दिवस मनाया जाता है। जूनोज संक्रामक रोग है जो जानवरों से मनुष्यों में फैलता है और इसके विपरीत या तो जानवरों के सीधे संपर्क में या प्रत्यक्ष रूप में वेक्टर जनित या खाद्य जनित के जरिए फैल सकता है। इस दिन की शुरुआत 6 जुलाई 1885 से हुई थी, जब लुई पास्चर ने रेबीज वायरस के खिलाफ पहला टीका सफलतापूर्वक प्रशासित किया था, जो एक जूनोटिक बीमारी है। आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिएगा। यह जानवरों से खून में कैसे फैलता है तथा इससे बचने के लिए क्या क्या किया जा सकता है। यह एक बहुत ही भयानक संक्रामक रोग है जो कशेरुकी जानवरों से मनुष्य में फैलता है। यह एक रोगजनक के कारण होता है, जैसे कि एक जीवाणु, वायरस या परजीवी जिसे एक जानवर ले जाता है और एक मानव के लिए कूदता है। संक्रमित मानव जब अनजाने में संक्रामक एजेंट को दूसरे इंसान में पहुंचाता है और फिर वहां से दूसरों तक फैलाता है, जब तक यह बीमारी महामारी नहीं बन जाता। यह जूनोसिस एक बहुत बड़ा संक्रामक रोग है, आप इससे बच कर रहे हैं। यह प्रत्येक वर्ष 6 जुलाई को मनाया जाता है। यह प्रथम बार 6 जुलाई 1885 को मनाया गया था, तब से लेकर आज तक यह प्रत्येक वर्ष मनाते आया जा रहा है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन। बुक एंड ऑथर से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो हाल ही में यह संयुक्त रूप से वेणु माधव गोविंदू और श्रीनाथ राघवन के द्वारा लिखा गया है। यह बुक का मेन पृष्ठ द फोर्थ लायन एसेज फॉर गोपाल कृष्ण गांधी बुक। इस बुक के लेखक श्रीनाथ राघवन और माधव गोविंदू जी हैं। इस पुस्तक में 26 निबंध शामिल है जो कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों और दुनिया भर से और आए व्यक्तियों द्वारा दिए गए हैं। गोपाल कृष्ण गांधी 4 दशकों से अधिक समय तक एक प्रशासक, राजनयिक, लेखक और विशिष्ट सार्वजनिक बुद्धिजीवी रहे हैं। उनके लेखन ने विविध विधाओं को फैलाया है। उनकी गहरी विद्वता के साथ साथ राजनीति, इतिहास, साहित्य और संस्कृति के मुद्दों के साथ गहन जुड़ाव दोनों को प्रदर्शित करता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन बैंक एंड वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने सरकारी प्रतिभूतियों को नीलामी प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है? तो हाल ही में आरबीआई ने सरकारी प्रतिभूतियों की नीलामी प्रक्रिया में बदलाव की घोषणा की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने बेंचमार्क प्रतिभूति के लिए सरकारी प्रतिभूतियों को नीलामी पद्धति में बदलाव करने की घोषणा की है। आरबीआई ने नवीनतम अपडेट में अधिसूचित किया कि बाजार की स्थितियों और सरकार के बाजार उधार कार्यक्रम की समीक्षा पर यह निर्णय लिया गया है कि 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 14 साल की अवधि की बेंचमार्क प्रतिभूतियां और फ्लोटिंग रेट बॉन्ड्स यानी एफआरबीए
अब से एक समान मूल्य नीलामी पद्धति का उपयोग करते हुए जारी किए जाएंगे। अन्य बेंचमार्क प्रतिभूतियों यानी 30 वर्ष और 40 वर्ष के लिए नीलामी पहले की तरह कई मूल्य आधारित नीलामियों के रूप में जारी रहेगी। उपरोक्त व्यवस्था अगली समीक्षा तक जारी रहेगी। अब बात हुई आरबीआई के बारे में, तो जान लेते हैं आरबीआई के बारे में। आरबीआई की स्थापना ब्रिटिश राज के समय ही हुई थी। इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को कोलकाता में हुई थी। इसका अभी वर्तमान में मुख्यालय मुंबई में है। इसके अभी वर्तमान गवर्नर शक्तिकांत दास जी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन। हाल ही में किस शॉपिंग कंपनी ने कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटलाइज करने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की है? तो हाल ही में फ्लिपकार्ट ने कंपनी को कैश ऑन डिलीवरी भुगतान को डिजिटाइज प्रदान करने के लिए फोनपे के साथ साझेदारी की है। डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म फोनपे ने फ्लिपकार्ट के पे ऑन डिलीवरी ऑर्डर के लिए कॉन्टैक्टलेस स्कैन एंड पे फीचर लॉन्च करने के लिए फ्लिपकार्ट के साथ साझेदारी की है। फोनपे के क्यूआर कोड समाधान का उपयोग करके फ्लिपकार्ट के वो ग्राहक जिन्होंने पहले कैश ऑन डिलीवरी का विकल्प चुना था, डिलीवरी के समय किसी भी यूपीआई ऐप के माध्यम से डिजिटल रूप से भुगतान कर सकते हैं। जहां एक और नई सुविधा व्यक्तिगत संपर्क को कम करने के साथ साथ सुरक्षा सुनिश्चित करने में मदद करेगी, वहीं दूसरी ओर यह उन ग्राहकों के लिए संपर्क रहित भुगतान करेगी जो पारंपरिक रूप से कैश ऑन डिलीवरी को ज़्यादा भरोसा करते हैं। अब बात ये फ्लिपकार्ट और फोनपे के बारे में, तो इन दोनों के बारे में जान लेते हैं। फोनपे का पेरेंट ऑर्गेनाइजर फ्लिपकार्ट ही है। इसकी स्थापना दिसंबर 2015 को की गई थी। इसके सीईओ समीर निगम है। हेडक्वार्टर इसका बेंगलुरु में है। इसके वर्तमान में 427 करोड़ भारतीय रुपयों में इसका रिवेन्यू है। इसके फाउंडर थे समीर निगम, बुर्जिन इंजीनियर राहुल चारी इसके फाउंडर थे। अब बात हुई फ्लिपकार्ट के बारे में, तो फ्लिपकार्ट के बारे में जान लेते हैं। फ्लिपकार्ट के स्थापना अक्टूबर 2007 को बेंगलुरु में हुई थी। इसके सीईओ कल्याण कृष्ण मूर्ति राय हैं। इसके पेरेंट ऑर्गेनाइजर वॉलमार्ट है। इसके फाउंडर सचिन बंसल तथा विनी बंसल जी हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चन है। हाल ही में भारतीय सेना में 10 मीटर ब्रिजिंग सिस्टम शामिल हुआ है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया है? यह 10 मीटर का ब्रिजिंग सिस्टम डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया है। सेना के उत्पादन एजेंसी लार्सन एंड टूब्रो लिमिटेड, जो कि भारत के ही एक सहयोगी कंपनियां हैं, जो कि निर्माता कंपनी है, किसी भी कंस्ट्रक्शन को निर्माण करता है। तो यह कंपनी के सहयोग से डीआरडीओ द्वारा डिजाइन और विकसित 12 शॉर्ट स्पैन ब्रिजिंग सिस्टम यानी एसएसबीएस 10 मीटर का पहला उत्पादन लॉट शामिल किया गया है। एसएसबीएस 10 मीटर एक सिंगल स्पैन के रूप में 9.5 मीटर तक के अंतराल को पाटने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो 4 मीटर चौड़ी पूरी तरह से अलंकृत सड़क मार्ग प्रदान करता है, जो सैनिकों की तेज आवाजाही सुनिश्चित करता है। अब बात हुई है डीआरडीओ के बारे में, तो डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के रक्षा अनुसंधान और विकास विभाग के तहत एक प्रमुख एजेंसी है। सेना के अनुसंधान और विकास के साथ जिसका मुख्यालय दिल्ली भारत में है। इसका गठन 1998 में रक्षा विज्ञान संगठन के साथ तकनीकी विकास प्रतिष्ठान और भारतीय आयुध कारखानों के तकनीकी विकास और उत्पादन निदेशालय के विलय से हुआ था। इसके बाद रक्षा मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रण में सीधे समूह ए अधिकारियों वैज्ञानिकों की सेवा के रूप में 1979 में रक्षा अनुसंधान और विकास सेवा डीआरडीएस का गठन किया गया था। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉरस लैब्स को भारत में कोविड-19 दवा टुऑक्सी डी ग्लूकोज यानी टुऑक्सी डीजी के निर्माण और विपणन के लिए लाइसेंस किसने दी है? तो हाल ही में लॉरस लैब्स को यह लाइसेंस डीआरडीओ ने दी है। बात हुई है लॉरस लैब्स के बारे में, उसके बारे में भी जानेंगे। उससे पहले इसके न्यूज़ के बारे में जान लेते हैं। हैदराबाद स्थित फार्मा प्लेयर लॉरस लैब्स को भारत में कोविड-19 दवा 2DG के निर्माण और विपणन के लिए डीआरडीओ से लाइसेंस प्राप्त हुआ है। रोगियों के लिए दवा को सस्ती और सुलभ बनाने के प्रयासों के तहत डीआरडीओ और लॉरस लैब्स को लाइसेंस दिया गया है। डीआरडीओ द्वारा यह लॉरस लैब्स को लाइसेंस दिया गया है।
अब चलते हैं, बात हुई है लॉरस लैब्स और डीआरडीओ के बारे में, दोनों के बारे में जान लेते हैं। डीआरडीओ के बारे में तो अभी हमने फिलहाल में पिछले क्वेश्चन के अंतर्गत जाना है। अब जान लेते हैं लॉरस लैब्स के बारे में। लॉरस लैब्स के फाउंडर डॉक्टर सत्यनारायण चावा हैं तथा इसका हेडक्वार्टर हैदराबाद में है। इसकी स्थापना 19 सितंबर 2005 को हुई थी। इसका अभी 6 लोकेशन है पूरे भारत में। अब डीआरडीओ का एक चीज छूट गया था जो कि हेडक्वार्टर है। डीआरडीओ का हेडक्वार्टर डीआरडीओ भवन न्यू दिल्ली में, जो कि पिछले क्वेश्चन में छूट गया था। आप इसे रिवाइज कर लीजिएगा। पिछले क्वेश्चन में डीआरडीओ के बारे में पूर्ण रूप से बताया गया है, आप उसे भी रिवाइज कर लीजिएगा जाकर। अब चलिए चलते हैं लॉरस लैब्स के बारे में और डिटेल जान लेते हैं। लॉरस लैब्स एक भारतीय फार्मा और बायोटेक कंपनी है जिसका मुख्यालय हैदराबाद में है। इसके विनिर्माण संयंत्र विशाखापट्टनम, हैदराबाद और बेंगलुरु में स्थित है। इसके फोकस क्षेत्रों में सक्रिय फार्मा सामग्री, तैयार खुराक के रूप में संश्लेषण और जैव प्रौद्योगिकी शामिल है। लॉरस लैब्स निर्माण इकाइयों को यूएस FDA, WHO, NIP हंगरी, KFDA, MHRA, TGA और PMDA से एक या अधिक अनुमोदन प्राप्त हुए हैं। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है। राज्य से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI का 52वां संस्करण का आयोजित किया जाएगा। तो यह जल्द ही यानी शायद कुछ अगले 1-2 महीना के बाद यानी शायद नवंबर में इसे गोवा में आयोजित किया जाएगा। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का 52वां संस्करण 20 से 28 नवंबर 2021 तक गोवा में आयोजित किया जाएगा। सूचना और प्रसारण मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर द्वारा 52वें IFFI के विनियम और पोस्टर जारी किए गए थे। भारतीय सिनेमा के लीजेंड श्री सत्यजीत रे की जन्म शताब्दी के अवसर पर इस वर्ष से शुरू होने वाले IFFI में इस वर्ष के सिनेमा में उत्कृष्टता के लिए सत्यजीत राय लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड की शुरुआत की गई है। बात हुई है गोवा के बारे में, तो गोवा के बारे में जान लेते हैं। वो भारत के मैप में छोटा सा राज्य गोवा, जो कि रेड कलर से डिनोटेड है। गोवा की राजधानी पणजी है। यहाँ का गवर्नर है भगत सिंह कोश्यारी तथा यहाँ का चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत जी हैं। यहाँ पर 2 लोकसभा सीटें हैं, 1 राज्यसभा सीटें हैं तथा 40 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ का एक मुख्य नेशनल पार्क भी है जिसका नाम है अंशी नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके पहले IFFI के बारे में जान लेते हैं। 1952 में स्थापित भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव यानी IFFI एशिया के सबसे महत्वपूर्ण फिल्म समारोहों में से एक है। सालाना आयोजित वर्तमान में गोवा राज्य में देश के पश्चिमी तट पर महोत्सव का उद्देश्य दुनिया के सिनेमा घरों को फिल्म कला की उत्कृष्टता को प्रदर्शित करने के लिए एक आम मंच प्रदान करना है। विभिन्न राष्ट्रों की फिल्म संस्कृतियों को उनके सामाजिक और सांस्कृतिक लोकाचार के संदर्भ में समझने और उनकी सराहना करने में योगदान देना और दुनिया के लोगों को बीच दोस्ती और सहयोग को बढ़ावा देना है। यह महोत्सव फिल्म समारोह निदेशालय यानी सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत और गोवा राज्य सरकार द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित किया जाता है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने केंद्र के कृषि कानूनों का मुकाबला करने के लिए 3 विधेयक पेश किया है? तो हाल ही में यह 3 विधेयक यानी कल के दिन यह 3 विधेयक महाराष्ट्र सरकार द्वारा पारित किया गया है। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा 3 बिल पारित किया गया है जो कि केंद्र के कृषि कानून के फर्म के विरोध कार्य करेगी। इस विधेयक के मुकाबला करेगी। अब बात हुई है महाराष्ट्र के बारे में, तो जान लेते हैं महाराष्ट्र के बारे में। यह रेड कलर से डिनोटेड महाराष्ट्र स्टेट, महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई है। यहाँ की राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी जी हैं। उद्धव ठाकरे यहाँ का चीफ मिनिस्टर हैं। 48 लोकसभा सीटें हैं, 19 राज्यसभा सीटें हैं तथा 288 विधानसभा सीटें हैं। यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल की सीट है जिसकी सीटों की संख्या 48 है। यहाँ का मुख्य नेशनल पार्क है संजय गांधी नेशनल पार्क। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है। राष्ट्र से रिलेटेड क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? तो हाल ही में नरेंद्र मोदी जो कि भारत के प्रधानमंत्री हैं, इन्होंने हाल ही में कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअली कोविन ग्लोबल कॉन्क्लेव का उद्घाटन और संबोधित किया है। इस वैश्विक बैठक में 142 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया है। कॉन्क्लेव का आयोजन संयुक्त रूप से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, विदेश मंत्रालय
और राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण द्वारा किया गया था, जिसका उद्देश्य दुनिया के डिजिटल पब्लिक गुड के रूप में कोविन प्लेटफॉर्म का विस्तार करना है। अब जान लेते हैं कॉन्क्लेव के बारे में। भारत ने स्वदेशी रूप से विकसित क्लाउड आधारित कोविन प्लेटफॉर्म को ओपन सोर्स बनाने की पेशकश की है, ताकि यह किसी भी और सभी देशों के लिए उपलब्ध हो सके। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यह है लेटेस्ट न्यूज जो कि बताया गया कि मोदी ने ये एड्रेस किए हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केवीआईसी ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि के क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए किस प्रोजेक्ट को शुरू किया है? तो यह बोल्ड प्रोजेक्ट को शुरू की गई है। केवीआईसी ने शुष्क और अर्ध शुष्क भूमि क्षेत्रों में बांस आधारित हरे पैच बनाने के लिए प्रोजेक्ट बोल्ड यानी बम्बू ओएसिस ऑन लैंड्स इन ड्रॉट लॉन्च किया गया है, जो अपनी तरह का पहला अभ्यास है। यह भारत में अपनी तरह का पहला अभ्यास है जो राजस्थान के उदयपुर में आदिवासी गांव निचला मंडवा से शुरू किया गया था। इस परियोजना के तहत विशेष बांस प्रजातियों के 5000 पौधे यानी बम्बूसा डुल्डा और बम्बूसा पोलीमोर्फा को लगभग 1600 एकड़ में खाली ग्राम पंचायत भूमि में लगाया गया है। बांस को ही क्यों चुना जाता है तो इसके बारे में जान लेते हैं। बांस को इसलिए चुना जाता है क्योंकि बांस बहुत तेजी से बढ़ता है और 3 साल के भीतर काटा जा सकता है। वे पानी के संरक्षण और भूमि से पानी के वाष्पीकरण को कम करने के लिए प्रसिद्ध है, जिसे यह शुष्क क्षेत्रों में बढ़ने के लिए एकदम सही है। बांस क्या है इसके बारे में जान लेते हैं। ये उडी 12मासी सदाबहार पौधों का एक समूह है। हालांकि यह पेड़ की तरह दिखाई देता है। टैक्सोनोमिक रूप से यह एक घास है। भारत में उत्तरी पूर्वी राज्य देश के कुल बांस उत्पादन का लगभग 70% उगाते हैं। अब बात हुई है केवीआईसी के बारे में, तो जान लेते हैं केवीआईसी के बारे में। केवीआईसी यानी खादी एंड विलेज इंडस्ट्री कमीशन, जो कि गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है। इसकी स्थापना 1956 में की गई थी। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है तथा इसके एग्जीक्यूटिव एजेंसी इसके चेयरपर्सन है विनय कुमार सक्सेना जी। एक स्टेटूटरी कॉरपोरेशन है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका पेरेंट ऑर्गेनाइजर है एमएसएमई। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है? तो हाल ही में शिक्षा मंत्रालय ने निपुण भारत कार्यक्रम लॉन्च किया है यानी शुरू किया है। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने निपुण भारत कार्यक्रम शुरू किया है। निपुण कार्यक्रम का उद्देश्य है भारत में प्रत्येक बच्चे को 2026-27 तक ग्रेड 3 के अंत तक मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मक एफएलएन प्राप्त हो। निपुण का पूर्ण रूप है नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं तथा स्थानांतरित भी किए हैं कई राज्यों के गवर्नर को? तो इसका आंसर है ऑप्शन है 8 राज्यों के राज्यपाल को। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 8 राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए हैं। हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, गोवा, त्रिपुरा, झारखंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश सहित राज्यों के लिए नए राज्यपाल नियुक्त किए गए हैं। वर्तमान राज्यपालों में से कुछ को नए राज्यों में स्थानांतरित कर दिया गया है, कुछ अन्य में नई नियुक्तियां की गई है। यह है लेटेस्ट लिस्ट जिसमें नए राज्यपाल को दिखाया गया है, सब जो कि 8 राज्य है। 8 राज्य का नए राज्यपाल को दिखाया गया है। मिजोरम के राज्यपाल पीएस श्रीधरन पिल्लाई का तबादला कर उन्हें गोवा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। हरियाणा के राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य को त्रिपुरा के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित कर नियुक्त कर दिया गया है। त्रिपुरा के राज्यपाल रमेश बैस को झारखंड के राज्यपाल के रूप में स्थानांतरित और नियुक्ति कर दिया गया है। वैसे ही कर्नाटक के राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत को नियुक्त किया गया है और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय को तबादला कर यानी चेंज कर उन्हें हरियाणा का राज्यपाल नियुक्त कर दिया गया है। मिजोरम के राज्यपाल के रूप में डॉक्टर हरिबाबू कंबपति को नियुक्त किया गया है। मंगूभाई छगन भाई पटेल मध्य प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं तथा अंतिम 8वें राज्य राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेंकर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के रूप में नियुक्त किए गए हैं। यह है 8 राज्यों के नए राज्यपाल, जो कि कई को स्थानांतरित कर दिया गया है, कई को फिर से नियुक्त कर दिया गया है।
इसके बारे में आपको पूर्ण रूप से हमने बता दिया है, आप इसे ध्यान में रखिएगा कौन सा राज्य का कौन से गवर्नर है। अब चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से रिलेटेड। हाल ही में किस देश के तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करके अपने नाम पर एक और उपलब्धि जोड़ ली है? तो यह क्रिकेटर जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के हैं। यह जेम्स एंडरसन इंग्लैंड के अनुभवी तेज गेंदबाज जेम्स एंडरसन ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट में 1000 विकेट पूरे करके अपने नाम पर एक और उपलब्धि जोड़ ली है। एंडरसन ने मैनचेस्टर में केंट के खिलाफ लंकाशायर के काउंटी चैंपियनशिप संघर्ष के दौरान दुर्लभ उपलब्धि हासिल की। एंडरसन टेस्ट क्रिकेट में तेज गेंदबाजों में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले गेंदबाज हैं। 162 टेस्ट मैचों में इंग्लैंड के महान खिलाड़ी ने 26.67 की औसत से 617 विकेट लिए थे, जिसमें 30 5 फोर्स और 3 10 विकेट मैच हैं। चलिए जान लेते हैं जेम्स एंडरसन के बारे में, तथा बात हुई है इंग्लैंड के बारे में तो इंग्लैंड के बारे में। जेम्स एंडरसन का जन्म 30 जुलाई 1982 को हुआ था। इनके स्पाउस का नाम है डैनियल लियोर्ड तथा इसके चिल्ड्रन के नाम है जूबी ल्यूक्स एंडरसन तथा लोला रोज। अब बात हुई है इंग्लैंड के बारे में तो इंग्लैंड के जान लेते हैं कि यूके कॉन्स्टिट्यूएंट कंट्री है जो कि जिसकी राजधानी लंदन है। यहाँ का करेंसी है पाउंड स्टेरलिंग। यह है वर्ल्ड मैप में इंग्लैंड, आप इसे ध्यान में रखिएगा। आप चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हाल ही में होने वाले टोक्यो ओलंपिक के उद्घाटन समारोह में भारत के महिला ध्वजवाहक कौन होंगे? तो भारत के महिला ध्वजवाहक मैरी कॉम होंगे। भारतीय ओलंपिक संघ यानी आईओए ने घोषणा की है कि टोक्यो ओलंपिक्स के उद्घाटन समारोह में 6 बार की विश्व मुक्केबाजी चैंपियन एमसी मैरी कॉम और पुरुष हॉकी टीम के कप्तान मनप्रीत सिंह भारत के ध्वजवाहक होंगे। 2018 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में रजत पदक विजेता बजरंग पुनिया 8 अगस्त को समापन समारोह में ध्वजवाहक होंगे। बात हुई है आईओए यानी इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के बारे में जान लेते हैं। इसकी स्थापना 1927 को हुई थी तथा इसके प्रेसिडेंट अभी वर्तमान में नरेंद्र बत्रा है तथा इसके सेक्रेटरी जनरल है राजीव मेहता। यह एक मतलब इंडिया का इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है। इसके फाउंडर थे आर्थुर नोरेन तथा हैरी बक। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन है हाल ही में किस किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ एनएसएफ के रूप में मान्यता मिली है? तो इसका आंसर है ऑप्शन ए वाको इंडिया। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने भारत में किक बॉक्सिंग खेल के प्रचार और विकास के लिए वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को राष्ट्रीय खेल महासंघ यानी राष्ट्रीय खेल महासंघ के रूप में मान्यता देने का निर्णय लिया है। किक बॉक्सिंग के खेल को मान्यता और विकास के लिए ओलंपिक आंदोलन में पूरी तरह से शामिल और स्वीकार किया जाना महत्वपूर्ण है। यह उम्मीद की जाती है कि वाको इंडिया किक बॉक्सिंग फेडरेशन को एनएसएफ के रूप में सरकार की मान्यता के साथ किक बॉक्सिंग का खेल देश में तेज गति से विकसित होगा। वाको 30 नवंबर 2018 से आईओसी के स्थायी रूप में मान्यता प्राप्त सदस्य रहा है। वाको की पूर्ण मान्यता का निर्णय अंततः जुलाई 2021 में टोक्यो के आईओसी के सत्र द्वारा किया जाएगा। अब यह वाको का लोगो, आप इसे ध्यान से देख लीजिए, अच्छा देखने में अच्छा लगता है। वर्ल्ड एसोसिएशन ऑफ किक बॉक्सिंग ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म है। अब चलते हैं कल के अंतिम क्वेश्चन की ओर। कल का अंतिम क्वेश्चन था हाल ही में किस राज्य ने मानव रहित वाहनों यानी ड्रोन पर प्रतिबंध लगाने का फैसला किया है? तो इसका आंसर है ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर के द्वारा। निम्न आज का आपके लिए क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कोविड-19 वैक्सीन सिंगल डोज वैक्सीन है? आपको इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। आप इसका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें तथा यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें तथा उसके बगल में दिए गए बेल का आइकन को जरूर प्रेस कर लें। यह हमारे चैनल का नाम है नेक्स्ट इंडिया। आप यहाँ जरूर आएँ तथा एक बार हमारे वीडियो को जरूर देखें। यदि वीडियो अच्छा लगे तभी आप दूसरे को शेयर करें। चलिए दोस्तों, आप हमें फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम सभी जगह फॉलो कर सकते हैं। पीडीएफ फाइल पाने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। चलिए तो दोस्तों, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बड़ों का सम्मान करिए, छोटों को प्यार दे, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करिए ताकि लोग, खास करके महिलाएं, आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।